इसी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां लेकर हाजिर होते हैं और इसी कड़ी में आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे मशरूम उत्पादन, सरसों की खेती और मधुमक्खी पालन के बारे में। साथ ही मिलेंगे सफल किसान से और अंत में जानेंगे सारथी मोबाइल ऐप के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम अपने 3 सेगमेंट विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के साथ। आइए कृषि दर्शन कार्यक्रम में सबसे पहले देखते हैं हमारा सेगमेंट विज्ञान और किसान। पारंपरिक फसलें कई बार किसानों को अच्छा मुनाफा नहीं दे पाती और ऐसे में आर्थिक तंगी से जूझते हुए किसानों को गांव से पलायन करना पड़ जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कई युवा ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा हासिल करके कृषि की ओर आ रहे हैं और नई तकनीकों को ला रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं देहरादून की एक आईटी प्रोफेशनल हिरेशा वर्मा के बारे में, जिन्होंने मशरूम उत्पादन शुरू किया और इस क्षेत्र में वो अच्छी सफलता हासिल कर रही हैं। देश के दूसरे हिस्सों की तरह ही उत्तराखंड के ग्रामीण भी बेहतर रोजगार की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। इस बात से आईटी पेशेवर हिरेशा वर्मा को दुख पहुंचा और उन्होंने गांवों में ही लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की ठानी। मशरूम में दूसरी प्रचलित फसलों के मुकाबले ज्यादा कमाई थी। यही सोचकर उन्होंने कृषि क्षेत्र में उद्यमी बनने का फैसला किया। ये बात 2013 की है। उन्होंने अपने सर्वेंट क्वार्टर में महज 2000 रुपए की लागत से सीप यानी ऑयस्टर मशरूम के 25 बैग रखे। इसे किस्मत कहिए या उनकी मेहनत, पहली ही कोशिश जबरदस्त रही और उन्हें 5000 रुपए की कमाई हुई। ऑयस्टर के बाद मिल्की यानी दूधिया मशरूम की खेती में भी वो कामयाब रही। इससे उनका हौसला बढ़ा और मशरूम की खेती बड़े पैमाने पर करने का मन बनाया। लेकिन इसके लिए जरूरी था खेती की बारीकियों को समझना। उन्होंने देहरादून कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर मशरूम की किस्मों के बारे में जाना और इसकी खेती के गुर सीखे। 2014 में हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित मशरूम अनुसंधान निदेशालय से उन्होंने प्रशिक्षण लिया। इसके अलावा खाद, बीज वगैरह के लिए मशरूम विभाग देहरादून से और वित्तीय सहायता के लिए NHM और NHB से संपर्क किया। इसके बाद देहरादून के लंगा रोड स्थित गांव चारबा में 500 बैग की क्षमता वाली बांस की 3 झोपड़ियां तैयार की। ये काम अभी प्रयोग के तौर पर ही हो रहा था। इन झोपड़ियों में उन्हें 15% की उपज मिली। इसके बाद उन्होंने ऑयस्टर मशरूम के 2 चक्र लिए और उचित तापमान रखते हुए 2 साल तक मौसमी खेती की। सफेद बटन मशरूम की खेती को मौसमी फल कहा जाता है। 4 साल तक कामयाबी के साथ मौसमी खेती करने के बाद उनमें जबरदस्त आत्मविश्वास आ चुका था। अब हिरेशा कामयाबी के आसमान में भरपूर परवाज के लिए तैयार थी। इस दौरान उन्हें कई नवाचारों ने प्रेरित भी किया। अपने मकसद में कामयाबी के लिए वो मशरूम से जुड़ी हर बारीकी को आत्मसात कर लेना चाहती थी। यही वजह है कि उन्होंने तकनीकी जानकारी के लिए अलग अलग संस्थानों का दौरा किया, अपना खुद का कंपोस्ट बनाया और गोपेश्वर जैसे दूर दराज इलाके में मशरूम उत्पादकों को इसकी आपूर्ति की। रोजाना 20 किलो मशरूम से शुरुआत करने वाली हिरेशा आज सफल उद्यमी बन चुकी है। उनके पास आधुनिक उत्पादन उपकरणों और सुविधाओं वाला फार्म है।
1 टन यानी 1000 किलो प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाले इस फार्म में 10 वातानुकूलित कमरे हैं, जहां साल भर मशरूम उत्पादन होता रहता है। इस फार्म में 15 लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने पहाड़ियों पर 2000 से अधिक महिलाओं और किसानों को प्रशिक्षण दिया है। एक कदम और आगे बढ़ते हुए उन्होंने शिताके और गनोडर्मा जैसी औषधि मशरूम उगाने में भी सफलता पाई है। आज वो मशरूम से अचार, कुकीज, नगेट्स, सूप, प्रोटीन पाउडर, चाय और पापड़ जैसे मूल्यवर्धित उत्पाद भी बना रही है और टिहरी, पौड़ी गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों में किसानों को मशरूम उगाने में मदद कर रही है। हिरेशा को उनकी कोशिशों के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम में अब समय है कृषि कैलेंडर का, जिसमें हम आपको बताते हैं वर्तमान समय में किए जाने वाले समसामयिक कृषि कार्यों के बारे में। तो आइए जानते हैं आज के कृषि कैलेंडर में कि ज्वार, बाजरा और मक्का की खेती करने वाले किसान इस समय फसल प्रबंधन व रोग नियंत्रण के कार्य किस तरह करें। ज्वार, बाजरा और मक्का की फसल में पोषण प्रबंधन का काम करते रहे। नाइट्रोजन की शेष बची मात्रा को बुआई के 30 से 35 दिन बाद खड़ी फसल में छिड़के। असिंचित फसल में 2% यूरिया का 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़के। अच्छी उपज के लिए निराई गुड़ाई अवश्य करें। फसल में तना छेदक की रोकथाम के लिए कार्बोफ्यूरॉन 3G कीटनाशक 7.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर छिड़के। दानेदार कीटनाशक की दूसरी मात्रा 10 दिन बाद पौधों में डाल दें। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे एक सफल किसान से हमारे अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। अंगूर की खेती किसानों के लिए लंबे समय तक आय का एक अच्छा साधन हो सकती है और कुछ ऐसा ही किया है हमारे आज के सफल किसान ने, चिंतला वेंकट रेड्डी, जिनसे हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं। इन्होंने बीज रहित अंगूर की खेती कर काफी सफलता हासिल की। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी सफलता की दास्तान।
चिंतला वेंकट रेड्डी तेलंगाना के कुंदपल्ली में अंगूर की खेती करते हैं। इन्होंने आलवाल में अपना रिसर्च सेंटर बना रखा है, जहां वो काले अंगूर की खेती करते हैं और रोजाना कई किसानों को बेहतर जैविक खेती के लिए जागरूक भी करते हैं। मोटे अनाज की खेती के साथ साथ नेशनल सीड कॉरपोरेशन और आंध्र प्रदेश स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को पिछले कई वर्षों से लगातार नए बीज दे रहे हैं। विज्ञान और नई तकनीक की मदद से 1 हेक्टेयर में 105 टन अनब शाही और इतने ही क्षेत्र में 84 टन बीज रहित अंगूर की पैदावार करने वाले रेड्डी की गिनती अपने जिले के पहले आधुनिक किसान के रूप में होती है। पिता का साथ देते देते उनमें एक गहरी रुचि विकसित हो गई और वो एक प्रगतिशील और संपन्न कृषक बन गए। ये एक जैविक किसान है जो खेती में अपनी मिट्टी और पोषक तत्व प्रबंधन तकनीकों के लिए जाने जाते हैं। वो मिट्टी की अदला बदली और मिट्टी की उर्वरता में अपनी तकनीक के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त करने वाले भारत के पहले स्वतंत्र किसान होने का गौरव रखते हैं। वो खेती में कोई रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक या कवकनाशी का उपयोग नहीं करते। चिंतला वेंकट ने जैविक खेती में योगदान के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीते हैं। वो बीज रहित अंगूर उगाने वाले पहले किसान हैं। 1979-80 में उन्होंने अंगूर की खेती में प्रवेश किया। अपने अग्रणी कार्य के लिए उन्हें राज्य में कई बार एक मॉडल किसान से सम्मानित किया गया। 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और 2006 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के हैदराबाद दौरे के दौरान इन्होंने अपनी एसएम तकनीकों का प्रदर्शन भी किया था। रेड्डी ने दोनों राष्ट्रपतियों को बीज रहित अंगूर भी भेंट किए थे। जिस प्रकार जैविक तरीके से अंगूर की खेती कर पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित चिंतला वेंकट ने खेती के क्षेत्र में नई सोच लाकर क्रांति लाई, इससे इन्होंने प्रगतिशील किसान को भी आने वाले समय में मोटे अनाजों से हटकर जैविक विधि द्वारा फलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया है। इससे निश्चित ही किसानों को लाभ मिलेगा और वो अपनी आय दोगुनी करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। कोरोना महामारी के इस दौर में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत खेती के साथ साथ पशुपालन जैसे अन्य आयामों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और इन्हीं में से एक है मधुमक्खी पालन। आज हम बात करने जा रहे हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने दिल्ली में रहते हुए मधुमक्खी पालन की शुरुआत की और अब इनका शहद निर्यात होने लगा है। तो कैसे इन्होंने ये तरक्की की और ये सफलता हासिल की, आइए देखते हैं। मधुमक्खियों से हमें मुख्य रूप से शहद और मोम प्राप्त होता है। मधुमक्खी पालन कृषि एवं बागवानी उत्पादन बढ़ाने की क्षमता भी रखता है। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम खर्च में भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन मधुमक्खी पालन के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। मधुमक्खियों को रोगों से मुक्त रखना जरूरी है। मधुमक्खियों में कई तरह के रोग होने की आशंका रहती है। सैकब्रूड बीमारी मधुमक्खियों के शिशुओं में कोष्ठबंध होने से पहले आती है। इसमें लार्वे के बाहर चमड़ी मोटी हो जाती है और अंदर के अंग पानी की तरह हो जाते हैं। ये एक विषाणु रोग है। इस रोग के प्रकोप को कम करने के लिए कॉलोनी की साफ सफाई रखना जरूरी है। यूरोपीय फाउल ब्रूड भी मधुमक्खियों में होने वाला एक प्रमुख रोग है। ये एक बैक्टीरिया जनित रोग है। इसमें मधुमक्खी के लार्वे अंडे से निकलने के बाद 1 से 3 दिन के अंदर ग्रसित हो जाते हैं। शुरू में हल्का पीला, बाद में ब्राउन और आखिर में काले रंग की स्केल बनाकर कोष्ठ की तली में पड़े दिखाई देते हैं। इस बीमारी की रोकथाम के लिए मधुमक्खी पालक विषय विशेषज्ञ की सलाह से उचित दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा नोजेमा भी मधुमक्खियों में होने वाली बीमारी है। ये वयस्क मधुमक्खियों की सबसे गंभीर बीमारी है और कर्मचारियों, नर मधुमक्खियों और यहाँ तक कि रानी को भी प्रभावित कर सकती है। ये नोजेमा एपिस और नोजेमा सेरेना प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये रोगाणु बीजाणु बनाते हैं जिन्हें वयस्क मधुमक्खियां अपने भोजन के साथ ग्रहण कर लेती हैं। इसके बाद ज्यादातर संक्रमित मधुमक्खियां गंभीर पेचिश रोग से ग्रस्त हो जाती हैं और छत्ते के अंदर मल मूत्र त्याग कर सकती हैं, जो सामान्य स्थितियों में कभी भी इतना ज्यादा नहीं होता। संक्रमित कर्मचारी मधुमक्खियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं और छत्ते के भारी काम को संभाल नहीं पाती। भोजन के लिए घूमने वाली मधुमक्खियां अक्सर अत्यधिक थक जाती हैं
और छत्ते पर आने से पहले ही मर जाती हैं। नोज़ेमा एपिस और नोज़ेमा सिरेना के हमले के दौरान और इसके बाद हमें छत्ते के सामने मरी हुई मधुमक्खियां मिलती हैं। मधुमक्खियां जमीन पर रेंगती हुई या इससे चिपकी हुई मिलती हैं। कोश के अंदर या बाहर दस्त के निशान दिखाई पड़ सकते हैं और उनकी संख्या कम हो जाती है। इस रोग से बचाव के लिए मधुमक्खी पालक विषय विशेषज्ञ की सलाह से उचित उपयोग कर सकते हैं। सर देखिए, हमने अपना ग्रेजुएशन के समय पढ़ते समय ही हमने बी कीपिंग शुरू किया 97 में। हमने 10 कॉलोनी से शुरू किया और धीरे धीरे बढ़ा के वो हम 2000 बी हाइव 2000 मधुमक्खी की कॉलोनी अब हमारे पास है, जिसमें हमने इटालियन एपिस मेलिफेरा प्रजाति को मधुमक्खी पालन के लिए अपनाया, जिसकी अन्य प्रजाति के मुकाबले प्रोडक्शन, हनी प्रोडक्शन, पोलन कलेक्शन ये बहुत ज़्यादा है। और जहां हम अपने लिए शहद का उत्पादन करते हैं मधुमक्खी पालन से, पोलन का उत्पादन करते हैं, वहीं किसान को पोलिनेशन के माध्यम से उनकी फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि होती है। ये सब सोच के हमने पढ़ते टाइम ही ये बी कीपिंग शुरू किया था। बागपत उत्तर प्रदेश से शुरू किया, बल्कि हमारे क्षेत्र में गन्ना का उपज ज़्यादा होती है, शुगर कैन ज़्यादा होता है। विपरीत परिस्थिति होते हुए भी हमने वहाँ पर मधुमक्खी पालन का उत्पादन शुरू किया और माइग्रेटेड बी कीपिंग शुरू किया, जिससे कि हमको ज़्यादा मात्रा में शहद का उत्पादन मिल सके, क्योंकि गन्ने से न नेक्टर मिलता न पोलन मिलता। हमने उसी प्रकार से दूसरे स्टेट में जाके ये जगह खोजी कि जहाँ पे पोलन की मात्रा ज़्यादा हो, जहाँ शहद की मात्रा, नेक्टर की मात्रा हमें ज़्यादा मिल सके। देखिए, सबसे पहले तो किसान भाई को मधुमक्खी का प्रशिक्षण लेना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे किसान को देख के अगर हम शुरू करते हैं और प्रशिक्षण हमने नहीं लिया तो हम उस मधुमक्खी पालन में फेल हो जाते हैं। सबसे पहले हमें प्रशिक्षण लेना चाहिए, जो नेशनल बी बोर्ड से या कृषि विज्ञान केंद्र से या जिला उद्योग से या हॉर्टिकल्चर विभाग से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। 7 दिन का ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। उसके बाद फिर हम उसको लगभग 50 कॉलोनी से शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब खेती किसानी से जुड़ी अन्य गतिविधियों की जानकारी लेते हैं हमारे अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। सरसों की खेती किसानों को अच्छा मुनाफा दिला सकती है। तिलहनी फसलों में सरसों का प्रमुख स्थान है। वहीं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी सरसों की खेती करने वाले जो किसान हैं, उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। ऐसे में जिन किसानों ने अभी खरीफ की फसल नहीं बोई है, वो सरसों की खेती के लिए खेत की तैयारी कर सकते हैं। आइए सरसों की खेती के बारे में जानते हैं विस्तार से। कई बार खरीफ की फसल की बुआई कुछ कारणों की वजह से नहीं होती और जिस वजह से खेत खाली रह जाते हैं। और कुछ किसान भाई जो
फरवरी के माह में गन्ना लगाना चाहते हैं या फरवरी में अगेती सब्जियां लगाना चाहते हैं या जनवरी के माह में प्याज या लहसुन की खेती करना चाहते हैं, ऐसे किसान भाई भी अपनी खेतों को खाली रखते हैं। तो ये खेत जो है वो ये सितंबर के माह से लेके और जनवरी के माह तक खाली रहते हैं और ऐसे में कम समय में पकने वाली भारतीय सरसों की अगर प्रजाति लगाई जाए तो किसान भाई एक अतिरिक्त फसल भी ले सकते हैं और उनको अच्छा लाभ भी मिल सकेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने ऐसी प्रजातियों का विकास किया है जो कि कम समय में पक जाती हैं। इनमें सबसे पहली प्रजाति है पूसा अग्रणी, जो कि 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी औसत पैदावार 13.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके बाद दो और प्रजातियों का विकास किया गया जो कि पूसा तारक और पूसा महक हैं और ये दोनों प्रजाति करीब करीब 110 से 120 दिन के बीच में पक जाती हैं और इनकी औसत पैदावार 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के बीच में रहती है। एक सबसे कम समय लेने वाली प्रजाति जो कि 100 दिन में पक के तैयार हो जाती है उसका नाम है पूसा सरसों 25 और इसकी औसत पैदावार 14.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा एक और प्रजाति है पूसा सरसों 27 जो कि 110 से 15 दिन में पकती है और इसकी औसत पैदावार करीब करीब 15.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इन सभी प्रजातियों में जो नवीनतम प्रजाति है वह है पूसा सरसों 28 और यह प्रजाति 105 से 110 दिन के बीच में पक जाती है और ये 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार देती है। इन सभी प्रजातियों को हम 15 सितंबर के आसपास इनकी बुआई कर सकते हैं और ये करीब करीब जनवरी के पहले हफ्ते में खेत को खाली कर देते हैं। कम अवधि में पकने वाली अगेती फसलों के कुछ मुख्य लाभ हैं जिसमें कि एक सबसे महत्वपूर्ण कीट है जिसको माहू या चेपा के नाम से जाना जाता है। इस कीट का प्रकोप नहीं होता और यह फसल आमतौर पर बीमारियों रहित रहती है। किसान भाई ध्यान दें कि एक मुख्य कीट जो इस समय आता है वह है पेंटेड बग जिसको बगराडा के नाम से भी जाना जाता है और यह फसल को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे फसल की बुआई हुई नहीं, तो ये कीट हमेशा अंकुरण के समय आता है और फसल को नष्ट कर देता है। तो ऐसी अवस्था में वो 5% मेलाथियान 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। भुरकाव हमेशा सुबह के समय करना चाहिए जिससे कि पत्तों पर थोड़ी नमी होती है और पाउडर अच्छी तरह पत्तों पर चिपक जाता है और एक लंबे समय तक फसल को पेंटेड बग की से बचाता है। अगेती किस्में जो कि कम समय में पक जाती हैं, इन किस्मों को लगाकर किसान 3 फसलें एक साल में ले सकता है और अधिक लाभ कमा सकता है। खेती किसानी के साथ साथ आजकल हमारे किसान साथी टेक्नोलॉजी से भी जुड़ रहे हैं और सरकार की भी यही कोशिश है कि किसानों के हाथ में उनके लिए जो ज़रूरी जानकारियां हैं वो पहुंचे और इसके लिए कई तरह के मोबाइल ऐप लॉन्च किए जा रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं किसान साथी मोबाइल ऐप के बारे में। आइए देखते हैं कि क्या खूबी है इस ऐप की और कैसे किसान इसका लाभ ले सकते हैं। किसान सारथी मोबाइल ऐप केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। ये ऐप किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों से सीधे जुड़ने में सक्षम बनाएगा। इसके जरिए किसान कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर वार्ता करने और खेती किसानी से संबंधित सलाह प्राप्त कर सकेंगे। ये ऐप किसानों को लाइव कॉल, किसान पंजीकरण, मैसेजिंग और नई कृषि सीखने की सुविधा भी प्रदान करता है। किसान सारथी की मदद से किसान अच्छी फसल, उपज की सही रकम और भी कई मूलभूत चीजों की जानकारी हासिल कर पाएंगे। किसान सारथी से मिली जानकारी से किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर सकेंगे। इस ऐप की मदद से किसान अपनी फसल और सब्जियों को भी सही दामों पर और सही स्थान पर बेच सकेंगे। किसान सारथी पर किसानों की दैनिक गतिविधियों पर अधिकारियों की भी सीधी निगरानी रहेगी। ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। उम्मीद है इस कार्यक्रम में जो जानकारियां दी गई वो आपको जरूर पसंद आई होगी।
अगर आप ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसके साथ ही YouTube चैनल पर हमारे जो भी कार्यक्रम के एपिसोड्स हैं वो आपके सामने होंगे और इन कार्यक्रम को आप दोबारा देख सकते हैं। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। इसके अलावा आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। बरसात में दुधारू पशुओं की कैसे करें सुरक्षा। बरसात में जब पशुओं को हो संक्रमणों का खतरा, कैसे रखें ख्याल, कौन सी बरतें सावधानियां, जानिए देश के मशहूर विशेषज्ञ से। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-1130 और 1800-113061। कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक में 8 अगस्त रविवार शाम 6:30 बजे। वेलकम टू 100 करोड़ का कवे, जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। मुझको उजलत कोई नहीं है, पर जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है? आपके लिए किसी ने शेर कहा है, कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, उस पे ये कमाल है कि अपनी पे फिदा है। जो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। बांस की बंसी खोखली सी है, क्यों प्रिय तुमको यह सहचरी है। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरी हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे डीडी किसान पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर हंसी, छटाक भर खुशी। छटाक भर खुशी देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। बड़ी बहन के पीछे लड़का पड़ी रहा, कत्ल कर दिया मालिक लोग ने का। रत्तो, ये दिलेरो रत्तो वहीं पर है ना? अरे इधर कहाँ होंगे, वो तो वहीं थे ना तेरे पास। उधर नहीं है। अरे उधर नहीं है तो कहाँ गए? पता नहीं 3 दिन से कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मुझे पता है कहाँ है वो। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की